शिक्षकों और पाठकों जो मौलाना आजाद की कहानी के से संबंधित मेरे सीरीज को सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे हम इसके पहले 9 सीरीज तक हम स्पष्ट कर चुके हैं, आज 10वें सीरीज में देखेंगे कि मौलाना आजाद जो हैं यह भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रकार से अपने भूमिका को निभा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में यह कैसे अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। इन तमाम बातों का यहाँ इस सीरीज में यानी 10वें सीरीज में हम जिक्र करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के स्थिति में कि यहाँ मौलाना आजाद भारत छोड़ो आंदोलन में अपने रोल को किस तरह से दिखा रहे हैं, भारत के प्रति उनका किस प्रकार का निष्ठा है, इन तमाम बातों का जिक्र मिलेगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप निश्चित सब्सक्राइब कर लें। और देखेंगे कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी की एक घटना घटी थी, एक बहुत बड़ा क्रांति के रूप में कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन देश का या देश की आज़ादी की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम यह निर्णायक स्थिति में था, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। यह भारत के लिए बिल्कुल निर्णायक स्थिति था, भारत के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला यह आंदोलन था। इस आंदोलन में आप मौलाना आजाद की बातों को देखेंगे कि मौलाना आजाद जो है अपने भूमिका को किस प्रकार निर्वहन कर रहे हैं, तो इनकी भूमिका बहुत ही सक्रिय रही है और बहुत ही सराहनीय रही है। इन्होंने अपने यहाँ कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक किस प्रकार जो इन्होंने दिखाया है या निष्ठापूर्वक कार्य को किया है, इस तरह हम कह सकते हैं कि इनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। खासकर इस काल में जो भारत में बढ़ते हुए असंतोष था या भारत में बढ़ते हुए असंतोष के प्रति यह देखते हुए गांधी जी जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और सरदार पटेल ने यहाँ जो सरदार पटेल के विद्रोह है, तो यहाँ विद्रोह की संभावना पर विचार विमर्श किया गया और मौलाना आजाद को पहले से ही यह बात पता था या ऐसे लगने लगा था, उनके अंदर यह भावनाएं उठी हुई थी कि इस तरह का जो अभियान होगा यह अंग्रेजी सरकार पर दबाव नहीं दे सकता है। यानी यह पहले से सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ मौलाना आजाद जो है, इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन जो है इतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है, इतना अच्छा रोल अदा नहीं कर सकता है, लेकिन यह इन लोगों के सोच से बिल्कुल उल्टा हुआ। उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि मौलाना आजाद जो थे पहले से ऐसे सोच रखे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ उन्होंने जैसे उस समय देखा था कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो प्रभाव हो रहा था मुसलमानों पर, यह देखने से इनको यह स्पष्ट होने लगा था कि जो दूसरे विश्व युद्ध के लिए यह सभी के सभी मुसलमान वहां तैयार थे कि अंग्रेजों का साथ दें, और अंग्रेजों का साथ देने के लिए वह बिल्कुल सहमत हो चुके थे। और ऐसे सहमति पर मौलाना आजाद को यहाँ यह बात समझ में आने लगा था कि ऐसे कठिन परिस्थिति से उभरने के लिए मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी और पटेल के बीच में एक तरह से आपसी बातचीत हुआ। और इस आपसी बातचीत के माध्यम से यह बहुत ही गहन रूप से वार्तालाप किया गया और आजाद जो है यहाँ आंदोलन की तैयारी में जुट गए और इतने इस आंदोलन में अपने आप को सक्रियता दिखाए कि कांग्रेस कार्यकारिणी की जो समिति थी, इस समिति ने 14 जुलाई 1942 ईस्वी को, यहाँ डेट देखेंगे 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति थी और इसमें यह निर्णय लिया गया इस तारीख को, यानी 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि तात्कालिक रूप से ब्रिटिश राज्य का जो समाप्ति है वह आवश्यक है, कि ब्रिटिश राज्य की समाप्ति जब तक नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। न केवल भारत के लिए बल्कि यह विश्व के लिए भी यह बात माना गया था। अगर विश्व में स्वतंत्रता की स्थिति को देखा जाए कि विश्व में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखना है, तो ब्रिटिश हुकूमत को या ब्रिटिश सरकार का विरोध करना अनिवार्य है। इसके साथ एक स्वतंत्र भारत अपने यहाँ संसाधनों को या जो भी संसाधन है भारत में, तब फांसीवाद के रूप में
नाजीवाद के रूप में और साम्राज्यवाद के विरुद्ध यहाँ इस्तेमाल कर सकता है। और इस सिद्धांत का प्रयोग करके या इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए मौलाना आजाद जो थे, इन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में पुनः गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने एक अहिंसात्मक जन आंदोलन की मांग किया था। स्वयं गांधी जी से इन्होंने अपने इस मांग को प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आप देखेंगे कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर से कांग्रेस के जो नेता लोग थे, नेतागण से इन्होंने भेंट भी किया था। सबसे अलग अलग ढंग से इन्होंने वार्ता भी किया था। अपने भाषणों में भी इन्होंने इस बात का जिक्र किया था, यानी मौलाना आजाद द्वारा जो भाषण दिए गए थे, इस भाषण में जिक्र था कि आने वाले जन आंदोलन के लिए उन्हें तैयार कर रहे थे। और ऐसे जिक्र का इन्होंने यहाँ उल्लेख किया हुआ है। अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी थी, जब इसकी बैठक 8 अगस्त 1942 को की गई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जब किया गया था, तो इस बैठक के माध्यम से जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और 6 अगस्त 1942 ईस्वी की रात में ऐसे देखा गया, 8 अगस्त 1942 ईस्वी की रात में ही यह बात देखा गया कि करो या मरो, करो या मरो का यह नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो आप बहुत ही आप ऐसे आसानी से समझ रहे हैं कि गांधी जी अहिंसात्मक व्यक्ति थे, वह अहिंसा में विश्वास करते थे। गांधी जी खून खराबा में भरोसा नहीं रखते थे। लेकिन क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि 8 अगस्त 1942 को जो करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा का मतलब आप समझ रहे हैं? गांधी जी यहाँ हिंसात्मक ही रूप अपना रहे हैं। गांधी जी यह भली भांति जानते थे पहले से ही, अर्थात गांधी जी को इसलिए तो दीर्घ सोच वाले यानी कि लंबे भविष्य वक्ता के रूप में इनको कहा जा सकता है कि ये बात समझ रहे थे। भली भांति इनको पता था कि यदि सभी लोग हिंसात्मक ढंग से एक साथ लग जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग मारे जाएंगे और कुछ लोग बचेंगे। तो बचे हुए लोग जो होंगे वो मरे हुए लोगों को देखकर डर से एक जो इनका कौम है या इनका जो एक तरह से कहा जा सकता है कि गांधी जी के साथ चलने वाले जितने इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके अनुयायी हैं, अनुयायी पीछे से भाग जाएंगे। यानी डरे हुए अनुयायी मरे हुए लोगों को देखकर बाकी के अनुयायी डरे हुए की स्थिति में भाग सकते हैं। इसलिए गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हिंसात्मक हो। लेकिन अंततः जब गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, तो इनका यह कहने का ही सेंस बनता है या तात्पर्य होता है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे, अगर हम स्वतंत्र कराने में सक्षम नहीं है तो हमें जीने का भी कोई हक नहीं है, हम मर जाएंगे। मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते हुए, यानी हमें ऐसे जीवित नहीं रहना चाहिए। यह सोच थी गांधी जी की। और इस सोच पे करो या मरो का नारा बुलंद हुआ पूरे भारतवर्ष में। और यहाँ लोगों को यह भी आगाह किया गया, यह भी सभी को पहले ही बताया गया कि कांग्रेस कमेटी को ही शायद समाप्त कर दिया जाए। और ऐसे समय में हर भारतीय जो भी हैं, ऐसे भारतीय जो स्वतंत्रता की इच्छा अपने मन में बैठा के रखे हुए हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, इस आंदोलन का वे स्वयं हिस्सा बन जाएं। और ऐसे हिस्सा बन जाए कि करो या मरो के संदर्भ में या इसी के साथ साथ चलने का वो पूर्ण तैयारी कर लें। मौलाना आजाद ने यह भी यहाँ स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन जो था कांग्रेस को सत्ता में लाने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं किया गया था कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए, ऐसा यह आंदोलन का कतई उद्देश्य नहीं था। और इस तरह से मौलाना आजाद हैं इस बात को यहाँ पे स्पष्ट किए हुए हैं। बल्कि इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो यह बनता है कि इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि लोग जो भी भारतीय थे, भारतीयों के हाथों में सत्ता दिलाने की बात, और भारतीयों के हाथ में सत्ता दिलाने और भारत में लोकतंत्र को बहाल करने की या लोकतंत्र को स्थापित करने के, और खासकर यहाँ महान जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य की प्राप्ति करने की बात थी। इसी के साथ अगर हम देखेंगे कि लोगों में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ने की जो अपील की गई थी, यानी कि इन्होंने मौलाना आजाद ने भी इस अपील को जोरों शोर से लोगों के बीच में उठाने का काम किया था। मौलाना आजाद और गांधी जी के जो आशंका थी यह सही साबित हो गई और 8 अगस्त 1942 को आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि गांधी जी को भी पहले से आशंका थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी आशंका था, मौलाना आजाद को भी आशंका था कि यह आंदोलन यदि जन रूप पकड़ेगा, यह जनता जो होगी एक साथ
पूरे भीड़ के साथ और पूरे भीड़ के साथ यानी कारवां के साथ जब चलेगी, तो जनता जब कारवां के साथ चलेगी तो उस समय क्या होगा कि अंग्रेजी हुकूमत इन लोगों को गिरफ्तार करके नजरबंद कर सकती है, मार सकती है और कई तरह की यातनाओं को सहने की स्थिति में ला सकती है। तो यहाँ इन लोगों की आशंका जो थी, आशंका सही साबित हुई और सही साबित होने के साथ भारी संख्या में आप पाएंगे कि कांग्रेस के जो भी नेता थे, कार्यकारिणी समिति के जो भी सदस्य थे, सभी सदस्यों की गिरफ्तारी भी की गई। गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया, मौलाना आजाद को भी गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तारियां इसलिए की गई थी, यह गिरफ्तारी करने का सरकार का यानी अंग्रेजी हुकूमत का यही उद्देश्य था कि सही नेता के अभाव में या सही जो आगे चलने वाले नेतृत्वकर्ता के अभाव में यह आंदोलन दम तोड़ देगा। और जितने जो नेतागण थे, नेतृत्वकर्तागण थे, सभी को पकड़कर और कहीं ना कहीं नजरबंद कर दिया गया ताकि यह आंदोलन दम तोड़ दे। आंदोलन को सही संचालित करने वाला कोई खास व्यक्ति यानी कोई खास नेतृत्वकर्ता दिखाई नहीं दे। और इस संदर्भ में यहाँ यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब इसका नेतृत्व करता ही नहीं होगा तो यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह अंग्रेजों की सोच थी, यह अंग्रेजों की एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ी चालाकी थी और ऐसा ही हुआ। और कांग्रेस पार्टी को एक तरह से गैर कानूनी घोषित भी कर दिया गया। जो कांग्रेस पार्टी के अधीन ये सभी नेतागण नेतृत्वकर्ता कार्य कर रहे थे, तो उस कांग्रेस पार्टी को भी एक तरह से गैर कानूनी घोषित किया गया कि यह पार्टी जो है देश हित में नहीं काम कर रही है बल्कि देश के विरोध में काम कर रही है, राष्ट्र विरोधी पार्टी है, इसलिए इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। लेकिन फिर भी बात क्या था कि मौलाना आजाद जो थे, मौलाना आजाद को पूना के आगा खां महल में बंदी बना दिया गया। आप याद रखेंगे कि यहाँ मौलाना आजाद को पूना के आगा खां का महल था, आगा खां के महल में इनको कैद कर दिया गया और कैद इस ढंग से किया गया कि नजरबंद नहीं कर दिया गया। और आगा खां के महल में जब इन्हें कैद किया गया और हर जगह विरोध में एक स्वतः स्फूर्त के रूप में आप देखेंगे कि ऐसे आंदोलन आरंभ हो चुका था देश के कोने कोने में। यह स्वतः स्फूर्त सभी के मन में, सभी के विचारों में, सभी की भावनाओं में देश के प्रति भक्ति और स्वतंत्रता के प्रति लालसा सबके मन में जग चुकी थी और कोने कोने में यह आंदोलन अपना विकराल रूप पकड़ चुका था। लेकिन स्थिति यह थी कि आंदोलन अपना विकराल रूप भले ही पकड़ा था लेकिन आंदोलन नेता विहीन हो चुका था। इसमें नेताओं की कमी हो गई थी और नेता विहीन और संगठन के अभाव में या नेता विहीन जनता जो थी वहां पे क्या की कि ऐसे जनता में एक तरह से अलग तरह का आक्रोश आ गया और अलग आक्रोश आने के साथ यह आंदोलन जो था बहुत संगठित नहीं था, क्योंकि यह संगठनकर्ता जो थे वे जब नहीं थे तो आंदोलन संगठित नहीं रह पाया। और फिर भी पूरे देश में अगर कहा जाए कि पूरे देश में देश के जो भी कारखाने थे, कारखानों में और स्कूलों में, कॉलेजों में हड़तालें शुरू कर दी गई और यहाँ कामबंदी भी शुरू हो गया। और कार्रवाई ऐसे कई जगहों पे देखा गया कि कई जगहों पर हिंसक कार्रवाई भी हुई और हिंसक कार्रवाई के साथ यहाँ देखा गया कि कितने और लोगों को भी जेल में भर दिया गया। इस आंदोलन में यह जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि यह जो आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन, इस भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार जो थी इसे कुचलने का भरसक प्रयास कर रही थी। और इसी आंदोलन में आप देखेंगे कि अरोड़ा आसफ अली का नाम आप सुनेंगे। अरोड़ा आसफ अली का महत्वपूर्ण यहाँ पे आगमन होता है कि अरोड़ा आसफ अली भी शामिल हो गई। और शामिल जैसे ही हुई और मौलाना आजाद जो थे उनकी भूरी भूरी प्रशंसा इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किए हैं। राजनीतिक नेतृत्व के अभाव को देखते हुए यहाँ यह देखा गया कि महिलाएं जो थी ऐसे क्रांतिकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर और सहयोग जो थे आजाद उग्रवादी चरित्र को यहाँ दर्शाने का काम करते हैं। सरकार अंत में क्या करती है कि सरकार यहाँ अंततः आंदोलन को कुचलने में बिल्कुल सफल हो जाती है, क्योंकि जब नेतृत्व करता ही नहीं होंगे तो आंदोलन को तो आसानी से कुचला जा सकता था। तो सरकार यहाँ आंदोलन कुचलने में बिल्कुल यहाँ सफल होती है। और इस आंदोलन का काल अगर कहा जाए तो यह संक्षिप्त रहता है और इस पर यह आंदोलनकारी जो है आंदोलन ने ही साबित कर दिया था कि भारतीयों के मन में या भारतीयों के मन से जो डर की भावनाएं थी या भय था यह बिल्कुल निकल चुका था और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर भारतीय दृढ़ संकल्पित हो चुके थे और हर भारतीयों के मन में बस स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता दिखाई दे रहा था। इसलिए यहाँ
इस आंदोलन में, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में मौलाना आज़ाद की जो भूमिका रहती है, इनकी भूमिका भी यहाँ अहम रूप से माना जा सकता है। और आज का सीरीज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।